Good morning class. Today we are going to discuss about broader meaning of democracy. Chapter 1 Social Science subject. पहले हमने क्या डिस्कस कर लिया था? What is democracy and why it is important? Why democracy? है ना, ये दो चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली थी, है ना. डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें रूलर कौन होते हैं? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, है ना. इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, जिन्हें लोग इलेक्ट करते हैं. कौन इलेक्ट करता है इनको? इलेक्टेड बाय पीपल, है ना. लोगों के द्वारा जो इलेक्ट किए जाते हैं वही रिप्रेजेंटेटिव रूलर होते हैं ना. दे आर रूलर. ये हमने पहले कर लिया था ना. ये इसका व्हाट सिंपल सी डेफिनेशन है. द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर दी रूलर, है ना. पीपल आर दी रूलर. एक तरीके से पीपल ही हैं रूलर, क्योंकि वो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको इलेक्ट कर रहे हैं, जो उनके लिए रूल करेंगे. फिर हमने वाई डेमोक्रेसी में कुछ इसके अगेंस्ट कुछ व्यूज़ देखे थे और कुछ इसके फेवर में व्यूज़ देखे थे, है ना. कुछ जैसे कि ये लेस स्टेबल है ना. इसमें क्योंकि हर 5 साल के बाद में गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, और इसमें करप्शन का ज़्यादा रहता है कि करप्शन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें, बहुत सारे कह सकते हैं MLAs MPs जो होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन होता है, तो उसमें करप्शन हो सकता है, क्योंकि वो रूलर बन जाते हैं ना. लोग तो खुद तो एक तरीके से रूल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को वो पावर दे रहे हैं, तो कहीं उस पावर को मिसयूज़ ना कर लें, उसका भी डर रहता है, करप्शन ना हो, है ना. फिर उसके बाद में डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलकर एक डिसीजन लेते हैं, तो उसमें डिले भी हो सकता है. फिर इसके फेवर में अकाउंटेबल गवर्नमेंट है. अकाउंटेबिलिटी का मतलब यही है कि जो हमने अपने रूलर को, जिसको हमने इलेक्ट किया है, अगर वो हमारे हिसाब से, अगर वो हमारे फेवर में, अगर हमारे डेवलपमेंट के लिए इफ़ ही इज़ नॉट मेकिंग रूल्स, देन वी कैन डिसमिस हिम, और उसको वहाँ से, उसको अपने पोस्ट से हटा सकते हैं ना. फिर अकाउंटेबिलिटी के बाद में इसमें, क्योंकि एक ही डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं ना, बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है एक डिसीजन में, तो उसमें बहुत सारे लोग अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोच पाते हैं, है ना. दे कैन थिंक फ्रॉम डिफरेंट व्यूज़ हर एक टॉपिक के बारे में. जैसे हमने ले लिया कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए रूल बना रहे हैं ना, एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई भी लॉ बनाया जा रहा है, तो उस एम्प्लॉयमेंट के लिए लॉ जो बना रहे हैं उसमें किसी एक सेक्शन को ज़्यादा प्रिविलेज ना मिले, क्योंकि जो रूल बनाने वाले होंगे ना, जो MLAs MPs होंगे, जो ये रूल बनाने वाले जो लोग हैं, ये हर सेक्शन से हैं, है ना. तो अगर किसी एक सेक्शन को प्रिविलेज मिलेगा तो ये उसका विरोध करेंगे ना, उसके खिलाफ रिवॉल्यूशन करेंगे. तो इस तरीके से किसी एक सेक्शन को ज़्यादा प्रिविलेज ना मिले, या फिर कोई एक सेक्शन बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड ना रह जाए, है ना. तो ये सारी चीज़ें इसमें ध्यान रखी जाती है, क्योंकि बहुत सारे, हर एक सेक्शन के, सोसाइटी के हर एक सेक्शन से यहाँ पर लोग होते हैं, चाहे वो वुमेन्स हो, है ना, या फिर वो कोई भी SCs STs हों, है ना, कोई भी अदर बैकवर्ड क्लासेस वगैरह होती हैं, OBC वगैरह, है ना. तो उनसे रिलेटेड, हर एक सेक्शन से रिलेटेड कोई ना कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव यहाँ होता ही है. तो अगर कोई भी रूल या लॉ कोई भी उनके कॉन्ट्रेरी है, उनके व्यूज़ के कॉन्ट्रेरी, उनके व्यूज़ के खिलाफ है, तो वो क्या कर सकते हैं? उसका विरोध कर सकते हैं ना. तो एक अच्छा डिसीजन निकल सकता है. भले वो टाइम टेकिंग हो सकता है ना, टाइम टेकिंग हो सकता है, मगर उसकी क्वालिटी क्या होगी? क्वालिटी एफिशिएंट होगी, अच्छा डिसीजन निकलेगा. उसमें डिग्निटी मिलती है ना. डिग्निटी का मतलब क्या है? डिग्निटी का मतलब हर एक इंसान को इक्वल वोटिंग राइट है ना. फिर उसके बाद में एक डिग्निटी यहाँ पर कैसे हो गई कि हर एक इंसान इक्वल वोट, 1 पर्सन 1 वोट, है ना. एक आदमी को एक ही वोट मिलेगा, चाहे वो कोई भी बहुत ज़्यादा, कोई बहुत बड़ा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, या फिर कोई वेज वर्कर है ना, डेली वेज वर्कर हो गया, कोई भी मजदूर हो गया, या फिर कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री का मालिक हो गया, सबको एक ही वोट देने का अधिकार है ना, कोई एक ही राइट है. तो इससे उनकी डिग्निटी भी सिक्योर होती है, पॉलिटिकल इक्वालिटी मिलती है.
पॉलिटिकल इक्वालिटी का क्या मतलब है कि कोई भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, हर एक को वोट देने का अधिकार है ना। ये जो है वो पॉलिटिकल इक्वालिटी कहलाता है। सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी अलग अलग होती है। इकोनॉमिक इक्वालिटी तो नहीं है ना अपनी कंट्री में, लेकिन पॉलिटिकल इक्वालिटी है। इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब क्या है कि जितना एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट कमा रहा है, क्या एक वेज वर्कर उतना ही कमा रहा है? नहीं ना। जो इकोनॉमिक इक्वालिटी है वो नहीं है, क्योंकि सारे के सारे लोग कोई बराबर पैसे तो कमा नहीं रहे हैं, कोई तो बहुत ज़्यादा कमा रहा है, कोई बहुत ही कम कमा रहा है ना। सोशल इक्वालिटी का मतलब क्या है कि सोसाइटी में सबको इक्वल माना जाए। लेकिन अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैंने बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो हमारी बुक ऑफ रूल्स है, उसमें तो सोशल इक्वालिटी की बात की गई है कि जितने भी सोशल सेक्शंस होंगे, चाहे वो एससीज हों, एसटीज़ हों, ओबीसीज़ हों या फिर जनरल हों, है ना, सबको इक्वल माना जाएगा। किसकी नज़र में? इन द आइज ऑफ लॉ। कानून सबके लिए बराबर होगा। लेकिन सोसाइटी में जो लोग हैं, जो लोगों का स्टेटस है ना, सोसाइटल स्टेटस जो है वो ज़्यादा प्रिविलेज लोगों को ज़्यादा मिलता है ना। जैसे कोई बहुत ज़्यादा अमीर है तो लोग उसकी ज़्यादा सुनते हैं एज़ कम्पेयर टू अ पुअर पीपल, है ना। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी गिवन है, सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं मिलती है इसमें। इतनी वो कोशिश होती है उसके लिए, लेकिन इतनी इंश्योर नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल जो इक्वालिटी है वो इंश्योर है कि मिलेगी ही मिलेगी, है ना, तभी उसको डेमोक्रेसी कहेंगे। फिर जो एक और है कि हम अपनी मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं ना। अगर हमने प्रीवियस कोई गवर्नमेंट ऐसी चुन ली है विच इज़ नॉट वर्किंग फॉर आवर सेल्फ, अगर वो अपने पर्सनल गेन के लिए कुछ काम कर रही है, तो हम उसको यहाँ से हटा सकते हैं ना। तो ये कुछ फीचर्स थे, है ना, मिनिमम फीचर्स थे, और कुछ जो उनकी फॉर और अगेंस्ट, जो फेवर में और अगेंस्ट जो भी उनके कुछ व्यू थे जो हमने पहले पढ़े थे, है ना। उनके 4 मेन फीचर पढ़े थे अपन ने, है ना। 1 पीपल 1 वोट, या फिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। 18 साल से ऊपर का हर एक इंसान वोट दे सकता है, और हर एक इंसान को एक ही वोट देने का अधिकार है, एक ही वोट देने का राइट है। फिर उसके बाद में था जो रूलर होगा, जो इलेक्टेड रूलर होगा, है ना, जिसको हमने इलेक्ट किया है, उसी के पास फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होगी, है ना। ये पढ़ा था। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था रूलर हो गया, जो इलेक्शन होंगे वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ का मतलब जुडिशरी जो है, जुडिशरी वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, वो अपने लॉज इक्वली दे सके सबको, है ना। अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट है इलेक्शन में जो खड़ा है, जो गलत प्रैक्टिसेस का यूज़ कर रहा है, या फिर उन लोगों को करप्ट करके उनसे वोट खरीद रहा है ना, इफ़ ही इज़ बाइंग देयर वोट्स, तो ये जुडिशरी जो है उस कैंडिडेट को नलीफाई भी कर सकती है, उसको वहाँ से जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने से रोक भी सकती है। तो ये जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर यही करप्ट होगी, है ना, अगर यही पैसे खाने लग जाएगी, तो क्या होगा, हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी किसी भी तरीके से नहीं आ पाएगी। तो ये हमने कुछ फीचर्स और उसकी कुछ अगेंस्ट और फेवर में कुछ व्यूज़ पढ़े थे पहले, है ना। आज हम क्या करेंगे, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ये 4 क्या है, मिनिमम फीचर हैं कि भाई इलेक्शन जो होना चाहिए फ्री एंड फेयर होना चाहिए, रूलर के पास ही, जो इलेक्टेड रूलर है उसके पास ही फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए, या फिर 1 पर्सन 1 वोट होना चाहिए, सबको इक्वल वोट देने का अधिकार, और रूल ऑफ लॉ जो है वो यानी कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ये तो मिनिमम चीज़ें, ये 4 चीज़ें होंगी तभी उस कंट्री में डेमोक्रेसी को मान सकते हैं कि हाँ उस कंट्री में डेमोक्रेसी है ना। ये 4 चीज़ें जो है ये मिनिमम है। अब ब्रॉडर मीनिंग क्या है ना, ब्रॉडर मतलब बड़े लेवल पर इसका मीनिंग क्या है, हमें डेमोक्रेसी क्यों चाहिए होती, क्या है डेमोक्रेसी। अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी के 2 फॉर्म होते हैं ना, डेमोक्रेसी के 2 फॉर्म होते हैं, एक तो होती है डायरेक्ट, एक होती है रिप्रेजेंटेटिव, है ना। एक होती है डायरेक्ट, एक होती है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है कि जो हमारे जिनको हम चूज़ करते हैं, जो हमारे रूलर्स हैं ना, जैसे अपनी कंट्री में चलता है, उनको हम चूज़ करते हैं, क्योंकि अपनी कंट्री में क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि हम
भाई ऐसा तो है नहीं कि हम किसी एक जगह पर सारे के सारे इकट्ठा हो जाएं और कोई भी रूल अपने लिए लॉ बना लें। डायरेक्ट में क्या होता है कि जितने भी लोग किसी कंट्री में हैं, है ना, डेमोक्रेसी के लिए ये 4 चीज़ें ज़रूरी है। इलेक्शन हो रहा है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, जो सारे वोट दे रहे हैं, और जो वोट देने की पावर, जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो रूलर के पास में। ये 4 चीज़ें होने के बाद में जब इलेक्शन होते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं जो डेमोक्रेसी वो डायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव कब होती है। डायरेक्ट का मतलब होता है कि जैसे कोई छोटा सा गांव टाइप कोई कंट्री है ना, जिसमें कुछ ही लोग हों, जैसे 500 लोग ही हों, है ना, तो ये 500 लोग एक जगह इकट्ठा होंगे, अपने लिए रूल्स और पॉलिसी डिस्कस करेंगे, है ना, फिर अपने लिए ही वो खुद ही रूल बना देंगे। सारे के सारे लोग इकट्ठा होकर अपने लिए खुद ही लॉ बना देंगे। ये तो होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, है ना। पीपल्स ही रूलर हैं, वो ही अपने लिए लॉ बना रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली बना रहे हैं, है ना। इसमें उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो किसी को इलेक्ट नहीं कर रहे हैं, है ना, वो किसी को इलेक्ट नहीं कर रहे हैं। डेमोक्रेसी में रूल ऑफ पीपल होता है, यहाँ पर रूल ऑफ पीपल है, पीपल ही अपने लिए लॉ बना रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्टली लॉ बना रहे हैं। इनडायरेक्ट में या फिर रिप्रेजेंटेटिव में क्या होता है, जो लोग होते हैं, जैसे कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री जैसे अपनी है 102, है ना, 102 करोड़ लोग हैं हमारी कंट्री में, तो सारे के सारे एक जगह इकट्ठे तो नहीं हो सकते ना। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन लेंगे। हर एक 10 लाख पर एक रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा, है ना। इन 10 लाख लोगों को ये एक आदमी रिप्रेजेंट करेगा, फिर ये हमारी पार्लियामेंट में बैठेगा, वहाँ हमारे लिए ये लॉ बनाएगा, है ना। तो रिप्रेजेंटेटिव वो होती है जहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिनको इलेक्ट किया जाता है, वो लॉ बनाते हैं ना। तो हमारी कंट्री में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। हम हमारे लिए जो हमारे जो रूलर हैं वो चूज़ करते हैं, इलेक्ट करते हैं। अब इसमें क्या होता है, मेजॉरिटी रूल होता है। अब ऐसा तो नहीं होता है कि सारे के सारे ही लोगों की मान ली जाए। क्या होता है, कोई भी 2 पार्टी है, पार्टी 1 पार्टी 2, है ना। अपन ने मान लिया कि कोई एक जगह पर कोई एक शहर में वोट हो रहे हैं जहाँ पर 500 लोग हैं, तो उसमें से यहाँ पर 249 ने पार्टी 1 को वोट दिया और 251 ने पार्टी 2 को वोट दिया, तो जीत गई कौन सी, 251 वाली जीत गई, है ना, और ये हार गई। अब रूल कौन बनाएगा, पार्टी 2, लेकिन वोट तो इसके पास भी बहुत सारे हैं, है ना, 249 वोट्स हैं, इन सब की विल नहीं मानी जा रही। तो यहाँ पर विल किसकी मानी जाती है, मेजॉरिटी का रूल चलता है ना, मेजॉरिटी का रूल चलता है, रूल ऑफ मेजॉरिटी। समझ में आ गई बात, मेजॉरिटी रूल का मतलब समझ में आया। मेजॉरिटी का रूल कैसे, अब एक बड़ा सेक्शन है जो पार्टी 1 को भी वोट दे रहा है, लेकिन सिर्फ 1 या 2 ज़्यादा होने की वजह से पार्टी 2 जीत गई। अब ऐसा तो नहीं है कि इसमें बहुत ही कम है ना, इसमें भी काफ़ी बड़ा सेक्शन है। तो क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ मेजॉरिटी का रूल चलेगा, भले ही एक ही नंबर से मेजॉरिटी क्यों ना इनको मिल जाए, लेकिन रूल किसका चलेगा, मेजॉरिटी का, मेजॉरिटी रूल, है ना। अब ये यहाँ पर डिबेट नहीं है कि भाई किस तरीके से डेमोक्रेसी है या फिर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हम ये नहीं पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि उसका ब्रॉडर मीनिंग क्या है ना, जो ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी क्या है। अब तक हमने देखा कि हमारी कंट्री में कैसा चल रहा है ना, ये हमारी कंट्री की कंडीशन है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है और उसमें भी मेजॉरिटी रूल चलता है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जहाँ पर भी होती है वहाँ पर सिर्फ मेजॉरिटी का रूल ही चलता है। फिर क्या है, डिसीजन बाय कंसल्टेशन। अब अपने को ये नहीं कहना है हमने डेमोक्रेसी को तो अडॉप्ट कर ही लिया है ना, अब हमारे पास और कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो है नहीं, अब हमें इसी डेमोक्रेसी में गुड और बैड को देखना है ना। अब डेमोक्रेसी कैसी है, गुड है या बैड है। अब डेमोक्रेसी में ये सारी चीज़ें अपन ने मान ली कि ये मिनिमम चीज़ें, इलेक्शन भी हो रहे हैं, रूलर के पास ही सारी पावर है ना, वोटिंग भी हो रही है और जुडिशरी भी है, ये सारी चीज़ें तो है। लेकिन गुड और बैड का मतलब क्या है, गुड और बैड का मतलब है कि जो इलेक्शन हो रहे हैं वो फ्री और फेयर है कि नहीं, जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं, जो ये वोट मिल रहे हैं लोगों, जो लोग वोट दे रहे हैं वो लोग उनको इक्वल वोट देने का अधिकार, उनका राइट है कि नहीं, है ना। ये अपने को गुड और बैड डेमोक्रेसी में फ़र्क करना बताता है। और फिर जो मेन रीज़न है हमने डेमोक्रेसी क्यों चूज़ की थी, डिसीजन मेकिंग पावर के लिए, है ना,
ताकि जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो पीपल्स के पास में आ सके, है ना, लोकल पीपल्स के पास में। जैसे हमने पुरानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखी थी ना, मिलिट्री रूल देखी थी, मोनार्की देखी थी, है ना, तो इनमें क्या होता था, किंग के पास, डिक्टेटर के पास या फिर मिलिट्री ऑफिसर्स के पास रूल करने की पावर होती थी। लेकिन यहाँ पर डेमोक्रेसी को हमने क्यों चूज़ किया था, क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास आ गई थी, पीपल्स के पास आ गई थी, है ना। अब ये जो डिसीजंस बन रहे हैं ये सबकी कंसल्टेशन से बनने चाहिए, है ना, सबको कंसल्ट करके उसके बाद में डिसीजन देना चाहिए। सबको कंसल्ट करने का मतलब है कि जैसे हमने कोई डैम बनाने का लिया है ना, कोई भी एक डैम बना रहे हैं हम, कोई एक बांध बना रही है गवर्नमेंट, है ना, किसी नदी के किनारे कोई भी एक डैम बन रहा है। तो अब डैम बन रहा है तो उस नदी के किनारे जितने भी लोग रह रहे होंगे उन लोगों को वहाँ से हटा दिया जाएगा, है ना। अब रूल तो बन गया कि भाई एक पॉलिसी तो आ गई कि हमको डैम बनाना है। अब क्या होगा, इन लोगों को यहाँ से हटाना पड़ेगा, है ना, हटाना पड़ेगा। तो हमने ये जो लॉ बनाया है ये इन लोगों को किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है ना, ये भी तो पता करना पड़ेगा। तो इन लोगों की कंसल्टेशन भी बहुत ज़रूरी है। हमें हर एक लॉ में उन लोगों की कंसल्टेशन लेना बहुत ज़रूरी है जो उस लॉ की वजह से अफेक्ट हो रहे हैं, है ना। हमने एक बना तो दिया कि हम भाई गवर्नमेंट ने कह तो दिया कि वो एक डैम बनाएगी। अब डैम बनाने की वजह से कौन कौन से लोग अफेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं ना, जिनका काम इस नदी के किनारे रहकर कोई भी मछली पकड़ना वगैरह हो गया, है ना, तो उससे जो भी चल रहा था, है ना, जो भी छोटे हटमेंट्स में रह रहे थे लोग, तो उनके साथ उन पर ये डिसीजन का क्या अफेक्ट पड़ा है ये उनसे पहले कंसल्ट करना पड़ेगा, है ना। डेमोक्रेसी में ऐसा ही होता है। अब ये डिसीजन, ये डैम बनाने की वजह से अगर ये सारे ही लोग पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ रही, इन लोगों को तो कोई राइट नहीं मिला, है ना। तो कंसल्टेशन पहले लेनी पड़ेगी। लेकिन अब क्या हमने क्या मान लिया कि डैम बनाना बहुत ज़रूरी ही है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इन लोगों को तो यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। तो इनके वापस रिहैबिटेशन की भी व्यवस्था होनी चाहिए, इनको कहीं और ले जाकर बसाना चाहिए ना, इनको इक्वल एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। जहाँ पर जैसा उनको यहाँ पर मिल रहा था वैसा किसी दूसरी जगह पर उनको रहने के लिए जगह, उनकी जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह ना, हॉस्पिटल्स वगैरह, उन सब की व्यवस्था करनी चाहिए, है ना। उनको यहाँ पर अच्छा मुआवजा मिलना चाहिए कि भाई जो ज़मीन उनकी गई है ना, उसका उनको पैसा मिलना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें कंसल्ट होती हैं, है ना, जब कोई भी डिसीजंस के प्रोज और कॉन्स क्या होंगे, है ना, उनकी उस डिसीजन की अच्छाई क्या है, उसकी बुराई क्या है, किन लोगों पर वो बुरा अफेक्ट कर रहा है, किन लोगों के लिए वो है, उन लोगों को, उन सभी को कंसल्ट करके जब कोई डिसीजन लिया जाता है तो उस डिसीजन को डेमोक्रेटिक डिसीजन कहते हैं, है ना। जब इन लोगों से कंसल्ट किया जाएगा कि ये यहाँ से जाना चाहते हैं या नहीं, या फिर अब बहुत ज़रूरी है डैम बनाना तो इनको किसी दूसरी जगह पर सेटल किया जाए, उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाए, बेसिक एमिनिटीज़ दी जाए, है ना, तब हम उस डिसीजन को जो कहेंगे डेमोक्रेटिक डिसीजन कहेंगे। इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल, है ना, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। ऐसी बहुत सारे जगह पर हम ऐसे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। तो समझ में आ गया ना डेमोक्रेसी क्या है, क्यों है और उसका ब्रॉडर मीनिंग क्या है ना। डेमोक्रेसी का मतलब लोगों की गवर्नमेंट, फिर क्यों है, क्योंकि ये बाकी सारी फॉर्म से ज़्यादा अच्छी है ना। अब ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी सबसे ही अच्छी है ना। डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। लेकिन जो डेमोक्रेसी है वो जो बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उनसे अच्छी है ना, उनसे अच्छी है, क्योंकि वहाँ पर लोकल पीपल को राइट्स मिल रहे हैं। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। अब आपको होमवर्क करना है। होमवर्क में आप क्या करोगे, जो आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं इन सबको पढ़ो और अपनी बुक में उसका जो आंसर है वो टिक करना है, क्योंकि ABCD टाइप क्वेश्चंस हैं ज़्यादातर, तो है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, या फिर कुछ ऐसे हैं जिनके आगे आपको लिखना है डेमोक्रेटिक, अनडेमोक्रेटिक, नॉट श्योर, है ना। तो ये सारे आप एक बार खुद ट्राई करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना, है ना। उसके अलावा ये तो आपको बुक में करना है ना, ये जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन जो हैं आप 9th तक बुक में ही कर लेना, है ना। 9th क्वेश्चन तक बुक में ही टिक मार्क लगा देना। और ये 9th क्वेश्चन में जो रीज़न देना है वो आप चाहो तो कॉपी में लिख सकते हो।
लेकिन अभी जो मेन आपका होमवर्क है वो क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, है ना? डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? ये क्वेश्चन लिख लो। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, बेसिक फीचर्स जो हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस नहीं, हाँ, गिव रीजन वाई शुड वी हैव डेमोक्रेसी, है ना? फीचर ऑफ, सबसे पहले मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, इसमें सिर्फ आपको डेमोक्रेसी की डेफिनेशन लिखनी है ना? फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी आप हर एक फीचर लिखेंगे, ये चारों फीचर जो हैं हर एक फीचर लिखेंगे और उसको 2-2 लाइन में एक्सप्लेन करेंगे, है ना? फिर गिव रीजन व्हाई शुड वी हैव डेमोक्रेसी, हमें डेमोक्रेसी क्यों चाहिए, है ना? उसके जो फेवर में जो व्यूज़ हैं, है ना, जो फेवर में है ये कि भाई डिग्निटी मिलती है, पॉलिटिकल इक्वालिटी मिलती है ना, मिस्टेक को ठीक कर सकते हैं, तो अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं, तो ये आपको हर एक जो इसका रीज़न है वो 2-2 लाइन में लिखना है, ठीक है? ये तीनों क्वेश्चन आपका होमवर्क है। अब ये तो हो गया फर्स्ट चैप्टर, है ना? अब सेकंड चैप्टर का मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, है ना? कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा था, क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब? इट इज़ अ बुक ऑफ रूल्स, है ना? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? अब क्या हुआ था कि जो 19th और 18th जो सेंचुरीज थी, है ना, 18th, 19th, 17th, है ना, ये जो सेंचुरीज थी, इस टाइम क्या चल रहा था कि कॉलोनाइजेशन चल रहा था, है ना? कॉलोनाइजेशन, कॉलोनाइजेशन। अब कॉलोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, जो रिचर कंट्रीज़ थी, जो अमीर कंट्रीज़ थी, वो क्या कर रही थी? ईस्टर्न कंट्रीज़ को, यानी कि जो गरीब कंट्रियाँ थी, है ना, जो गरीब देश थे, उन गरीब देशों को वो अपनी कॉलोनी बना रहे थे, है ना? कॉलोनी का मतलब कि वो वहाँ पर जाकर पहले तो ट्रेड करते थे। वेस्टर्न कंट्रीज़ क्या करती थी? वेस्टर्न कंट्रीज़ पहले तो ईस्टर्न कंट्रीज़ में जाकर सिर्फ ट्रेड करती थी, पहले तो सिर्फ ट्रेड करती थी। ट्रेड का मतलब व्यापार। फिर ट्रेड से वो सीधा, ट्रेड का मतलब क्या है? कॉमर्शियल। पहले तो वहाँ पर वो सिर्फ कॉमर्शियल पर्पस से जाती थी, फिर ट्रेड के बाद में वो वहाँ पर धीरे धीरे अपना रूल स्टैब्लिश कर लेती थी, है ना? कॉमर्शियल से फिर वो पॉलिटिकल हो जाती थी। पहले कॉमर्शियल रूल करती थी, फिर पॉलिटिकल रूल में आ जाती थी। जैसा अपनी कंट्री के साथ हुआ है ना, वेस्टर्न कंट्रीज़ अपनी कंट्री ईस्टर्न कंट्रीज़ में आती थी, है ना? जैसे अपनी कंट्री है, इंडिया है ना, साउथ अफ्रीका है, तो ये बहुत सारी कंट्रीज़ थी जिन पर वेस्टर्न कंट्रीज़ ने अपना रूल स्टैब्लिश कर लिया था। पहले तो वो सिर्फ ट्रेड करने के लिए आए थे, ट्रेड करने के बाद धीरे धीरे यहाँ पर अपना पॉलिटिकल रूल स्टैब्लिश कर लिया था। तो फिर वो यहाँ पर आकर क्या करते थे? वो सिर्फ लोगों को सप्रेस करने का काम करते थे, धीरे धीरे यहाँ के लोगों को सप्रेस करने का काम करते थे। अपने इंडिया में तो उन्होंने आकर क्या किया? ये क्वेश्चन लिख लिया ना अपना, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, गिव रीजन व्हाई शुड वी हैव डेमोक्रेसी।
इंडिया में तो क्या हुआ था कि जब यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज़ आई थी, जब है ना इंग्लैंड के लोग यहाँ पर आए थे, तो वो यहाँ पर रूल करने के लिए जो रूलर लोग थे सिर्फ वही आए थे। लेकिन साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था, रूलर के साथ में यहाँ पर इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भी, लोकल पीपल भी वहाँ पर जाकर रहने लग गए। बहुत सारी अमाउंट में जो लोग हैं वो साउथ अफ्रीका में जाकर रहने लग गए। अब जब वहाँ पर जाकर रहने लग गए तो वहाँ पर वो उन लोगों ने अपनी जगह सब ले ली, वहाँ पर मतलब लोकल पीपल की तरह रहने लगे, उनको सिटीजनशिप वगैरह सब मिल गया उधर, है ना। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जब इन्होंने इंग्लैंड के लोगों ने, इंग्लैंड के जो रूलर थे, ये रूलर जो रूल बनाते थे वो सिर्फ अपने ही लोगों के लिए रूल बनाते थे, जो अपने इनके वाइट पीपल्स थे, है ना, वाइट पीपल्स जो थे, वाइट पीपल मतलब जो इंग्लैंड से जाकर साउथ अफ्रीका में बस गए थे, उन्हीं लोगों के लिए ये लोग इंग्लैंड वाले अच्छे रूल बनाते थे। बाकी के जो वहाँ के नेटिव्स थे, नेटिव्स के मतलब कि जो साउथ अफ्रीका के जो मेन पीपल थे, जो वहाँ के ही रहने वाले थे, वहाँ के जो इंडिजिनस पीपल्स थे, उनके लिए वो अलग रूल बनाते थे, वाइट पीपल के लिए ज़्यादा अच्छे रूल बनाते थे। मतलब कि वाइट पीपल के लिए रहने की जगह अलग, उनके स्कूल्स अलग, उनके हॉस्पिटल्स अलग, उनके लिए बसेस अलग, उनके लिए ट्रेन्स अलग, है ना, हर एक चीज़ ज़्यादा प्रिविलेज्ड होती थी वाइट पीपल्स के लिए। और जो साउथ अफ्रीका के पीपल्स होते थे या फिर जो इंडिया से साउथ अफ्रीका में गए थे, है ना, वहाँ पर इन लोगों के साथ में वो डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव करते थे। इनको लो क्वालिटी की एजुकेशन, लो क्वालिटी की हेल्थ फैसिलिटीज़, है ना, ये सारी दे रखी थी। अब क्या होता था, अगर ये ब्लैक पीपल्स, इनको ब्लैक कहा जाता था, जो साउथ अफ्रीका के पीपल्स थे इनको कहते थे ब्लैक्स, और जो इंग्लैंड के पीपल थे उनको कहते थे वाइट्स, और जो इंडिया के वहाँ जाकर रह रहे थे, है ना, अपने इंडिया के जो लोग साउथ अफ्रीका में रह रहे थे उनको कहते थे कलर्ड, है ना। तो वहाँ पर तीन रेसेस, इनको रेसेस कहते हैं, ये रेस होती है ना, रेस मीन्स कलर। 3 रेसेस के लोग थे, वाइट, ब्लैक एंड कलर्ड। अब वाइट को ज़्यादा प्रिविलेज मिली हुई थी क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट किसकी थी, वाइट्स की थी, है ना। धीरे धीरे जैसे अपनी कंट्री में जैसे उन्होंने पॉलिटिकल रूल बना लिया था ना, वैसे वहाँ पर भी बना लिया था। तो इंग्लैंड के जो वाइट पीपल्स थे उनको ज़्यादा प्रिविलेज मिली हुई थी। फिर जो वो ब्लैक थे और जो कलर्ड थे उनके साथ ये वाइट गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करती थी, है ना। तो वो क्या करते थे, वो इनके साथ उनको जो भी वाइट्स की जगह थी वहाँ पर आने नहीं देते थे, है ना। अगर ये वाइट्स के एरिया में एंटर कर जाते थे, ये कलर्ड या ब्लैक पीपल अगर वाइट एरिया में एंटर कर जाते थे तो इनको शूट एट साइड कर देते थे, मतलब देखते ही इनको शूट कर दिया जाता था, है ना। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम ये जो चल रहा है रेसिज्म जिसको कहते हैं हम, है ना, रेस के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन, इसको अपार्थेड कहा जाता है ना, अपार्थेड। आपकी बुक में लिखा है ना, चैप्टर नंबर 2, उसमें पेज नंबर 2 पर यहाँ लिखा है, दिस वॉज नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर ट्रेजन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। ही एंड 7 अदर लीडर वर सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन 1964 फॉर डेयरिंग टू अपोज द अपार्थेड, है ना। अब ये जो नेल्सन मंडेला थे, ये फ्री साउथ अफ्रीका के फर्स्ट जो थे, वो ये क्या थे, ये देखो इनका वो लिखा हुआ है, इन्होंने जो अपना स्पीच दिया था, है ना, आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन, आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट ब्लैक डोमिनेशन, है ना। तो ये जो थे इन्होंने वहाँ पर मिलकर, जो नेल्सन मंडेला थे, इन्होंने साउथ अफ्रीका में अपार्थेड के खिलाफ, है ना, अपार्थेड का मतलब होता है रेसेस के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन करना, है ना, रेसेस के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन करना। अगर कोई भी वाइट कलर्ड है, ब्लैक कलर्ड है ना, तो चाहे वाइट के साथ ही डिस्क्रिमिनेशन क्यों ना हो, है ना, उसको अपार्थेड कहते हैं, कोई भी कलर के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन करना। तो ये छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन था, उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। तो अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। थैंक यू।